जय हिंद विद्यार्थियों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। चलते हैं आज की बेहतरीन सी जानदार सी शानदार सी क्लास की ओर। क्योंकि पिछली क्लास में मैंने नंदवंश के बारे में प्रमुख जानकारी आपको देने का कार्य किया था, जो कि आपके एग्जाम के लिए तथा आपके जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण होने का कार्य करता है। आज हम प्रमुख रूप से नंदवंश का समापन करेंगे और कल प्रारंभ होगा आपका मौर्य वंश, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए भी और आपके जीवन के लिए भी। विद्यार्थियों, याद रखिएगा, यदि आप 2023 के अंतिम में एक बेहतरीन सी जॉब सोचते हैं तो भैया जल्दी से जुड़ जाओ फ्यूचर एकेडमी XYZ से, क्योंकि यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। मैं विशेषता भी बता रहा हूँ इस चीज़ की, क्योंकि क्यों जुड़ना चाहिए आपको यहाँ से। इसकी विशेषता तो यह है क्योंकि क्योंकि यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको बेस्ट कंटेंट, बेस्ट मटेरियल देने का कार्य करता है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो कंटेंट दिया जाता है वो डिटेल में दिया जाता है, और इसके अलावा आपका टेस्ट वगैरह, वीकली रिवीजन, डेली रिवीजन, सभी चीज़ों पर विशेष करके ध्यान दिया जाता है। और इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण तो यह चीज़ है कि सभी क्लासें रेगुलर रहती हैं। भैया यही महत्वपूर्ण है आपके जीवन के लिए, और आप लोग भी रेगुलर रहिएगा। गारंटी देता हूँ इस बार जॉब आपके पास होगी। एक बेहतरीन सा अवसर है अभी आपके पास, बिना दिमाग लगाए, बिना भटके। ध्यान रखना विद्यार्थियों, जो सोचते हैं कि सिलेक्शन अब हमारा हो जाएगा, अब हमारा हो जाएगा, और तैयारी करेंगे नहीं तो कैसे हो जाएगा, आप खुद समझिए ना। आपको तैयारी भी करनी होगी बेस्ट तरीके से, ठीक है ना। और बेस्ट तरीका जो होता है वो फ्यूचर एकेडमी XYZ का होता है। इसीलिए मैं कहना चाहूँगा आप लोगों से कि सीधा जुड़ जाएं फ्यूचर एकेडमी XYZ से। ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, ज़्यादा मत सोचो, क्योंकि सोचने वाले सोचते रह जाते और करने वाले करके निकल लेते, ठीक है। तो आपको करने वाला बनना है, ठीक है। इस बार जॉब को बेहतरीन तरीके से प्राप्त करना है, ठीक है। आज बात करते हैं प्रमुख रूप से बेहतरीन सी क्लास की ओर। गजब सी क्लास होगी आज की भी, ठीक है। तो बात करेंगे नंदवंश के बारे में। तो नंदवंश के बारे में प्रमुख रूप से मैं कल बता चुका था, आज और थोड़ी सी डिटेल जानूंगी, जिससे क्या ये समापन होगा। अगर हम बात करें सम्राट महापद्मनंद की, अगर हम बात करें सम्राट महापद्मनंद की, तो यह कौन थे? क्या ना सर, यह पहले शासक थे। इन्होंने गांधी का गंगा घाटी, क्या इन्होंने गंगा घाटी की सीमाओं का, गंगा घाटी सीमाओं का अतिक्रमण अतिक्रमण कर विध्वंस पर्वत, विंध्या पर्वत के दक्षिण तक विजय का पताका, या विजय का पताका समझते हैं? पताका मतलब झंडा। विजय का परचम, परचम माने झंडा, विजय का परचम लहराने का कार्य किया था। फिर से सुनो लो एक बार विद्यार्थियों, अगर सम्राट महापद्मनंद की बात करें तो यह के पहले शासक हैं जिन्होंने गंगा घाटी की सीमाओं पर विंध्या सीमाओं का अति आक्रमण पर कर विंध्या पर्वत के दक्षिण तक अपने विजय का परचम लहराने का कार्य किया था। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि नंदवंश के जो संस्थापक अगर बात करें तो महापद्मनंद की, तो ये सच में जानदार शानदार थे, और इनमें बहुत गजब तरीके से आप कह सकते हैं बलवान और शक्तिवान थे, ठीक है। इसके इन इसने कलिंग जीतकर एक राठ, क्या इन्होंने क्या किया? इन्होंने क्या किया कि भैया कलिंग को जीतकर एक राठ तथा एक छत्र की उपाधि को धारण किया। एक राठ तथा एक छत्र की उपाधि को धारण करने वाला कौन है? यह एग्जाम में पूछा गया। मैं बता दूं आपको, RRB में यह ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया। इसके अलावा MTS के विद्यार्थी जिन ने भी MTS का फॉर्म भर दिया है ना, ये क्वेश्चन तो डिटो छपेगा। क्या ये क्वेश्चन तो डिटो छपने वाला है कि कलिंग की जीत कर एक राठ तथा एक छत्र की उपाधि को धारण करने वाला शासक कौन था? वो था महापद्मनंद। कौन था? कहना सर, वो था महापद्मनंद। अगर हम आगे बात करें तो यह कलिंग को जीतकर, क्या इसने क्या किया? कहना सर, इसने कलिंग को जीतकर पूरी तरीके से मगध में नहीं मिला सका। क्या कह रहा? कलिंग को तो जीता लेकिन पूरी तरीके से मगध में नहीं मिला सका। आगे देखो क्या होता है। इस वंश का अगला जो शासक था वो धनानंद था। अब तो सभी विद्यार्थियों ने इनका नाम सुना होगा, क्योंकि यह तो ऐसे व्यक्ति थे, ये लालच के साथ साथ तो इतना क्रूर शासक हुआ करता था। आपको बताते, दिन में दिन बिल्कुल मदिरा में लेना, रासलीला में व्यस्त रहना, इन ये लालच, धन को संग्रहित करना, इनमें ऐसे ऐसे आचरण थे। मतलब ये शक्तिशाली शासक तो था, बशर्ते इनके गुणों की अगर बात करें तो गुण नहीं थे इनमें, अवगुणों की संख्या अधिक थी। इनमें शासक बनने वाले गुण तो नहीं थे, परंतु शासक दमदार था, जानदार शानदार था भाई साहब, ऐसी बात नहीं है।
धनानंद शासक बहुत बलवान था। मैं आपको बता दूं, एक बार बात करूं विश्व भ्रमण में सिकंदर की बात करूं तो सिकंदर भी है ना लौट कर भाग गया था। जब धनानंद की सेना यानी मगध की बात करें तो मगध में धनानंद की जब सेना विशालतम सेना को देखा ना तो सिकंदर के भी पानी समझ लियो, पानी मांग लिया उसने भी, पानी छोड़ दिया, समझ लो दिमाग खनखना गया सिकंदर। और सिकंदर भी कहा गया भाग कर निकल गया, मगध से नहीं लड़ा, क्योंकि उसने देखा कि इतनी बड़ी सेना, इतनी विशालतम सेना मगध यानी धनानंद के पास थी। और धनानंद मैं कह सकता हूँ उसमें बशर्ते कमी आपको बता दूं, एक क्रूर शासक था। ठीक है, किसी को अगर हम बोले ना घमंड हो जाए ना किसी चीज का तो निस्ते नाबूद हो जाएगा, उसको यही घमंड था कि यार बताओ विश्व भ्रमण करने वाला सिकंदर हमसे डर के भाग गया, अब कौन लग रहा हमारे आगे, है ना। तो यही घमंड खा गया उसको। घमंड तो यार रावण का ना चला, इन चीजों का चलेगा क्या, है ना। तो यही कहानी थी और इस कारण इसका अंत हो गया। और इसके अंत तो आप लोगों को पता ही है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, है ना। और सारी कहानी आप लोगों को शायद सभी विद्यार्थियों को पता है कि चाणक्य जो थे इनके दरबार में रहते थे। एक बार उन चाणक्य की क्या कर दी, अपमान कर दिया, अपमान की स्थिति हो गई और उन्होंने अपनी चुटिया वगैरह कहने लगे कि ये तभी बंधेगी जब धनानंद का अंत होगा। तो उनका शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य था, चंद्रगुप्त मौर्य को उन्होंने तैयार किया, धनानंद द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद का अंत किया और एक नए वंश की स्थापना यानी मौर्य वंश की स्थापना हुई, जो कि हम कल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये सारी प्रोसेस रही थी। बशर्ते क्रूर ना होता तो बहुत बेहतरीन शासक था। इसके अलावा मदिरा में लुप्त रहना, रासलीला में व्यस्त रहना, से कोई राजपाट से कोई मतलब नहीं, अपनी मस्ती में मस्त रहने वाला आदमी था। दमदार तो था, ये मैं कहूँगा, दमदार था, तभी उसके पास इतनी बड़ी विशालतम सेना थी और तभी आपको बता सिकंदर जैसा शासक उसे डर के भाग गया था। ये बड़ी बात है ना, ये बड़ी बात होती है अपने आप में। तो ये बात करें अगर हम, इस वंश का अगला जो शासक था वो धनानंद था और यह बहुत ही क्रूर शासक था। क्या था, क्रूर यानी निर्दयी शासक कह सकते हैं इसको। दया नाम का तो दया के लिए दया हो जाएगी, लेकिन इसके लिए दया का कोई शब्द नहीं। ठीक है, इसने कलिंग कलिंग में नहर का निर्माण करवाया। ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया, आपको बता दें एसएससी का ये क्वेश्चन है। उन्होंने पूछा कि बताइए कलिंग में नहर का निर्माण किस शासक ने कराया था, तो कहना सर धनानंद ने करवाया था। किसने करवाया था, धनानंद ने निर्माण कराने का कार्य किया था। अब सोचो, डिटो के डिटो क्वेश्चन फंस रहा है यहीं से। अब आप लोग कहते हो सर ऐसी बात, इस वंश इस वंश का लालची एवं धन संग्रही शासक की अगर बात करें तो वो कौन था, कहना सर धनानंद को इसकी गिनती में गिना जाता है। ये भी कुछ ऐसा ही था। अगर हम बात करें जब सिकंदर ने भारत, देखो यही बात आ गई, अभी हम बता रहे थे आपको, यही आगे आ गया। जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो उस समय नंद वंश का अंतिम जो शासक था वो धनानंद था। अगर हम बात करें सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया तो उस समय पर नंद वंश का जो अंतिम शासक था वो धनानंद था। और विश्व विजेता सिकंदर ने भारत पर जब आक्रमण करते समय सम्राट धनानंद की विशालतम सेना को देखकर क्या 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 हो गया, उसके हौसले पस्त पड़ गए, यानी थर थर कांपने लगा। यही मैं बता चुका हूँ आपको अभी, क्या करने लगा, सिकंदर थर थर कांपने का कार्य करने लगा। और इतनी विशालतम शक्ति के सामने वह सिकंदर जैसे महान विश्व विजेता ने नतमस्तक हो गया और झुक गया और वह वापस लौट गया। क्या, और वह वापस लौट गया, क्योंकि मैं बता रहा हूँ धनानंद की बहुत बड़ी विशालतम सेना थी कि विश्व विजेता सिकंदर भी उसके सामने पानी मांग गया, नस्ते नाबूद हो गया। और भैया उसने कहा भैया हम तो चले आपके हाथ जोड़कर, हमें छोड़ दो। और भैया निकल लिया वो, क्या सिकंदर लौट गया, बाने करे निकलना चाहिए हमें, है ना क्या। और उसने वापस लौटने में क्या समझी, अपनी भलाई समझी। उन्होंने कहा भैया ज़्यादा चिंता नहीं करना, निकल लो तो ज़्यादा अच्छा है। तो सिकंदर कहाँ गया, लौट गया। अगर हम बात करें सिकंदर के भारत से जाने के बाद मगध में अव्यवस्था तथा अशांति फैल गई। क्या हो गई, अशांति फैल गई, क्योंकि धनानंद को और भी ज़्यादा घमंड हो गया कि अरे अब तो विश्व विजेता हमसे डर के भाग गया, तो अरे हम बहुत बलवान हैं और हमें कोई नहीं हरा सकता और ऐसा वैसा। अरे घमंड नहीं आ जाता, है ना, एटीट्यूड आ गया। क्या एटीट्यूड आ गया, इससे क्या हो गए, अव्यवस्था हो गई, अशांति फैल गई। अब वो राजपाट पर ध्यान देने ना आया, उन्होंने कहा अरे रहने दो, जब विश्व विजेता हमसे डर के भाग रहा तो जरूरत ही नहीं है हमें कुछ की, है ना। और प्रजा धनानंद के अत्याचारों से ग्रस्त हो गई। धनानंद के जो
कर्मी थे, सरकारी कर्मी नहीं लगे होते हैं, सेनापति वगैरह है, क्या करने लगे, प्रजा पर अत्याचार करने लगे, उनसे ज़बरदस्ती धन का वसूल करने लगे, टैक्स ज़्यादा मात्रा में वसूलने लगे। इस प्रकार क्या करने लगे, प्रजा पर अत्याचार करने लगे और पूरे राज्य में अराजकता फैल गई। क्या फैल गई, पूरे राज्य में अराजकता फैल गई, अराजकता अशांति फैल गई और क्या, प्रजा थर थर कांपने लगी या प्रजा हाय हाय करने लगी कि हाय धनानंद। ठीक है, लेकिन आगे की कहानी देखो कितनी इंटरेस्टिंग होती है। अगर जिस व्यक्ति को जितना घमंड होता है ना, उसको तोड़ने वाला भी होता है। जैसे रावण की बात करें तो उसका घमंड तोड़ने के लिए स्वयं श्री राम पधारे थे और इन्हीं का घमंड तोड़ने के लिए चाणक्य जी तैयार होने वाले थे। ठीक है, इसने अपने दरबार में चाणक्य ने सलाह दी कि महाराज ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें अपनी जनता को भी देखना चाहिए, जनता में भी ध्यान देना चाहिए, क्रूरता नहीं करनी चाहिए। उन्हें समझाया, चाणक्य ने समझाया और क्या हुआ, धनानंद की बुद्धि घूम गई। धनानंद कह रहा, अरे ये तुच्छ पंडित, ये मुझको बताएगा, ये मुझे समझाएगा, जो विश्व विजेता सिकंदर जैसे को मैंने भगा दिया और ये मुझे समझा रहा है कैसे राजपाट चलाना है। बस उसका अपमान किया, किसका, कि न सर चंद्रगुप्त मौर्य का अपमान किया और अपमान करके उसको निकाल दिया गया, जिस कारण चाणक्य ने अपने प्रिय शिष्य, अब अपनी आपको बता दें अपनी बेइज्जती का बदला तो अब चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य तो लेने वाले थे। चाणक्य के एक शिष्य का नाम था, जिनका प्रिय शिष्य था, जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो था उसने क्या किया, चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया। क्या किया, चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया। और ये बता दूं, चाणक्य जो थे, आपको बता दें, अर्थव्यवस्था के बहुत बड़े ज्ञाता, इकोनॉमिक्स बहुत अच्छी थी इनकी। और यह बता दें, राजनीति शास्त्र, राजनीति में भैया इतने खतरनाक थे कि लोग बदल देते, जज्बात बदल देते, तख्त ताज बदलने का दम रखते थे ये चाणक्य जी। ठीक है, के सहयोग से किसके सहयोग से, चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य के सहयोग से अराजकता और विस्फोटक स्थिति का लाभ उठाकर, क्या, अगर हम बात करें कि उनके राज्य में अराजकता की स्थिति थी, ठीक है, अराजकता की स्थिति को लाभ उठाकर धनानंद की क्या कर दी, हत्या कर दी। किसने कर दी, कहना सर चंद्रगुप्त मौर्य ने इनकी हत्या कर दी और एक नए वंश की स्थापना की जिसका नाम था मौर्य वंश। क्या था, कहना सर जिसका नाम था मौर्य वंश, और मौर्य वंश की स्थापना हो गई। और कल प्रमुख रूप से हम बात करेंगे मौर्य वंश के बारे में, आखिर किस प्रकार आगे बढ़ा मौर्य वंश, सभी चीज़ों को विस्तृत रूप से हम जानने का कार्य करेंगे। उससे पहले एक बार करेंगे रिवीजन। तो रिवीजन कर लेते हैं। अगर बात करें नंद वंश की, तो सम्राट महापद्मनंद के पहले शासक थे जिन्होंने गंगा घाटी के समीप, गंगा घाटी की सीमाओं का क्या सर अति आक्रमण कर विंध्या पर्वत में दक्षिण तक विजय का पताका या विजय का परचम लहराने का कार्य किया। इसने कलिंग को जीतकर एक राठ तथा एक छत्र की उपाधि को धारण किया। यह कलिंग जीतकर पूरी तरीके से मगध में नहीं मिला सका। इस वंश का अगला शासक धनानंद था, जो कि बहुत ही क्रूर शासक था। इसने क्या किया, कलिंग में नहर का निर्माण कराने का कार्य किया। इस वंश में लालची तथा धन संग्रही शासकों में धनानंद की गिनती गिनी जाती है। जब सिकंदर भारत पर आक्रमण किया तो उस समय नंद वंश का जो अंतिम शासक था वो धनानंद था। ठीक है, विश्व विजेता सिकंदर ने भारत पर आक्रमण करने से पहले सम्राट धनानंद की विशालतम सेना को देखा और उसके हौसले पस्त पड़ गए। इतनी विशालतम शक्ति के सामने सिकंदर जैसे महान विश्व विजेता नतमस्तक हो गए और नतमस्तक होकर लौट गए। और अपनी लौटने में ही अपने सुनने के, भैया हमारी भलाई जई में है कि हम लौट जाएं। ठीक है, सिकंदर के भारत से जाने के बाद मगध में अव्यवस्था, अशांति फैल गई और प्रजा धनानंद के अत्याचारों से ग्रस्त होने लगी तथा पूरा राज्य में अराजकता फैलने लगी। इसके बाद इसके दरबार में जो चाणक्य था, चाणक्य को अपमान करके निकाल दिया गया, जिसके कारण चाणक्य ने अपने प्रिय से चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया। तैयार करने के बाद उनने ऐसी स्थिति का लाभ उठाकर धनानंद की हत्या कर दी और एक नया वंश की स्थापना की जिसका नाम मौर्य वंश था। मौर्य वंश के बारे में प्रमुख रूप से कल हम जानने का कार्य करेंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों, कल की क्लास जो है छोड़िएगा नहीं, मैं बता रहा हूँ
बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है कल की क्लास, क्योंकि एक नया वंश प्रारंभ होने वाला है और ये बड़ा भी लंबा भी चलेगा। मौर्य वंश के बारे में प्रमुख रूप से हम जानने का कार्य करेंगे। और ध्यान रखें विद्यार्थी, डेली भी रिवीजन तथा वीकली रिवीजन और विशेष फोकस करें। इस बार पिता की फिक्र को फक्र में बदलना है। जो लोग कहते हैं ना तुमसे ना हो पाएगा, उनसे जाकर कह देना कि हमारे सर कहते हैं बेटा तुमसे ही हो पाएगा। क्योंकि कंपटीशन में तो वही आते हैं जिनके अंदर जुनून, जोश और पढ़ने का हुनर रहता है, वही इस कंपटीशन वाली लाइन में पैर रखने का कार्य करते हैं। अर्थात कुछ लोग तो दूर दूर से देखकर ही भाग जाते हैं। ठीक है, चिंता मत करना, सिलेक्शन मैं दिला दूंगा, इस बात की गारंटी देता हूं। बशर्ते रेगुलर रहना पड़ेगा, रिवीजन पर फोकस करना पड़ेगा। सिलेक्शन तो चुटकियों में होगा। क्या? सिलेक्शन तो चुटकियों में होगा। ठीक है, इस साथ वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा। जो विद्यार्थी नए हैं वो जल्दी से वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करके आएंगे अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज की जो वीडियो थी कहीं ना कहीं बेहतरीन, गजब और लाजवाब होने का कार्य कर रही थी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ विदा लेना चाहूँगा। जीवन में आनंदित रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, प्रमुख तरीके से, महत्वपूर्ण तरीके से स्क्रीनशॉट इसका लो।